नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन हिमाचल और मैं हूं आपके साथ प्रिया सिंह। कार्यक्रम नमस्ते हिमाचल में आप सभी का स्वागत है। दर्शकों, हिमाचल की संस्कृति और हिमाचल के लोगों की एक खास बात है। हम दूसरों की संस्कृति को तो ले ही लेते हैं, सीखते हैं, लेकिन अपनी संस्कृति को भी बरकरार रखते हैं, अपनी संस्कृति को भी आगे लेकर चलते हैं। आज हमारे साथ जो मेहमान जुड़ रहे हैं वो अपनी संस्कृति को आगे लेकर जा रहे हैं अपनी कला के ज़रिए। इनसे पहले कि आपको इनसे रूबरू कराएं, इनके लिए चंद शब्द हम कहना चाहते हैं। न पूछो कि मेरी मंजिल कहाँ है, अभी तो सफ़र का इरादा किया है। न हारूंगा हौसला उम्र भर, ये मैंने किसी और से नहीं खुद ही से वादा किया है। तो आइए बात करते हैं हमारे आज के मेहमान हनी नेगी से। आपका बहुत बहुत स्वागत है हनी जी। नमस्कार और शुक्रगुजार दूरदर्शन का जिन्होंने यहाँ पे बुलाया और जो हमेशा बहुत अच्छा करते हैं, बहुत अच्छे अच्छे आर्टिस्ट को बुलाते हैं और बहुत अच्छा हिमाचल का जो फोक है उसको दिखाते हैं बाहर। थैंक यू सो मच जी। हनी जी, जब आपके बारे में सुनते हैं, आपके बारे में पढ़ते हैं, तो हमेशा ही पाते हैं कि जो भी लोग आपको पसंद करते हैं, और डेफिनेटली हमारे जो दर्शक आपको देख रहे हैं वो सब भी आपको बहुत ज़्यादा पसंद करते होंगे, आपकी गायकी को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। तो हम चाहते हैं कि गायकी से ही इस कार्यक्रम की शुरुआत कर ले। कोई ऐसा गाना जो आप हमारे दर्शकों को सुबह सुबह सुनाना चाहते हैं? हाँ बिल्कुल, हिमाचल की बात है तो हिमाचल का ही कोई ऐसा फोक जो शायद पूरे हिमाचल में सुना जाता है, हिमाचल नहीं बाहर भी। फूली करला फूले टू फूला बाटिया पड़ाशो बाका मूले का हिमाचल चोटी ऊपर कैलाश मेरे हिमाचल चोटी ऊपर कैलाश शुण तीर्था रिवाल सरोरिया माई रेणुकार झिले घाटी बे चढ़ दे कमर चोटे गिले बे गोबर किले बाका है बाका मूले का हिमाचल चोटी ऊपर बहुत बहुत खूबसूरत, बहुत ही खूबसूरत आप गाते हैं और इसीलिए लोग आपको बहुत ज़्यादा पसंद भी करते हैं। आपकी कला का ही जादू है जो उन पर चल रहा है। अगर आपके जीवन की बात करें, थोड़ा सा पीछे चलते हैं, आपके धीरे धीरे आपकी जो ज़िंदगी की किताब है उनके पन्नों को खोलना शुरू करते हैं। तो हम चाहते हैं कि सबसे पहले आपसे बात करने से पहले हम चाहते हैं कि हमारे दर्शकों को आपकी एक झलक दिखाए आपके अभी तक के जीवन की। मेरी बेग माँ ठंडे पानी धोंदी गोरा गोरा मोहटू मेरी बेग माँ ठंडे पानी धोंदी गोरा गोरा मोहटू कोठी बुवार दी लागी मेरी सरला कोठी बुवार दी लागी कोठी बुवार दी लागी मेरी सरला कोठी बुवार दी लागी पता भी नहीं लगा कि ना बिता दी निड़ू ता साथे मीठी मीठी बातों दा पता भी नहीं लगा कि ना बिता दी निड़ू ता साथे मीठी मीठी बातों दा। को आप देख रहे हैं नमस्ते हिमाचल और हमारे साथ है हनी नेगी जी। तो हनी नेगी, ये हमने आपकी देखी छोटी सी एक झलक कि आपके पूरे गानों की किस तरह से जो हमने दिखाया कि दर्शकों को एकदम जो यादें हैं वो ताज़ा हो गई है। अगर आपके जीवन की बात करें, आपकी स्टार्टिंग किस तरह से हुई, किस तरह से आप म्यूज़िक से जुड़े,
तो क्या कहेंगे, किस तरह का वो टाइम था, और स्टार्टिंग से ही, क्या बचपन से ही सीखा है म्यूजिक? बचपन से सीखा तो नहीं प्रिया जी, और जब मैं छोटा था तो लाइक मैं डफली प्ले करता था जी। 4th-5th क्लास की बात है। तो एक फोक डांस की टीम जाती थी हमारी, तो उसमें मैं डफली बजाता था। डफली आज की उसे खंजरी कहते हैं हमारी भाषा तो में। उसके बाद लाइक ग्रुप सॉन्ग जो रहते हैं उसमें गाना शुरू किया। फिर मेरा स्कूल थोड़ा सा, मैं चौपाल आने आया, उसके बाद वहाँ पे म्यूज़िक का ज़्यादा नहीं था क्रेज़ चौपाल में। तो जब मेरा देहा आना हुआ, देहा में 9th क्लास में आया, वहाँ पे एक प्रिंसिपल साहब थे हमारे, तो उनको लगा कि अच्छा कर सकते बच्चे। तो एक बाल सभा होती थी, शायद आपके वक्त होती हो, मतलब आपके टाइम भी होती होगी, तो 2 से 4 रहती थी वो शनिवार को, तो उसमें गाना होता था। फिर धीरे धीरे हुआ ऐसा कि मेरे फादर साहब की बहुत ज़्यादा रुचि थी इसमें, तो वो हमेशा करते थे कि कुछ अलग करो। मेरे फादर साहब पुलिस विभाग में थे, तो मेरे दोनों भाई पुलिस में हैं, तो उनका ऐसा नहीं था कि सारे ही पुलिस में जाए, उनका था कोई कुछ अलग करे। तो जैसे जैसे बढ़ता गया, वो प्राइज़ का शौक होता था, कुछ अलग सा दिखना बहुत मुझे अच्छा लगता था कि औरों से थोड़ा हटके, तो वैसे करके शौक बढ़ा। तो जो ये कॉम्पिटिशन्स रहते हैं, फिर कॉलेज में आना हुआ, कॉलेज में म्यूज़िक रखा, तो मेरे गुरुजी वगैरह ने उन्होंने अच्छा ट्रेंड किया। तो उसके बाद यूथ फेस्टिवल्स लड़े, तो उसमें फर्स्ट प्राइज़ लाया मैंने 2013 में। तो वहाँ से ज़्यादा शौक बढ़ा। मतलब जब प्राइजेस आपको मिलते रहे तो कहीं ना कहीं आपका जो और ज़्यादा शौक वो बढ़ने लगा। बिल्कुल प्रिया जी। जैसे आपने बताया कि स्कूल टाइम में आप बाल सभा में गाते थे, तो किस तरह से वहाँ पे लोग, जो आपके टीचर होते थे, आपके फ्रेंड्स होते थे, वो आपको इनकरेज करते थे कि नहीं हनी तुम अच्छा गाते हो, आगे आओ? वो कुछ और ही मज़ा था लाइफ का। वो ऐसा था प्रिया जी, मेरे जो सीनियर्स थे वो मुझे बहुत प्यार करते थे। वो एक लंबा सा हॉल होता था, उसमें लास्ट में मैं बैठता था। लास्ट में इसीलिए बैठता था, वो शौक पहले से था कि लास्ट से आना है, तालियां बजते बजते आगे तो वो मेरे सीनियर्स थे, वो मुझे गोदी में ही बैठाते थे। मतलब एक प्यारा सा बच्चा होता ना, वो ऐसे रखते थे मुझे। तो वहाँ पे जब मैं आता था तो सारे टीचर्स अपना सारा काम छोड़ के बैठ जाते थे। उस वक्त मैं हिंदी गाता था ज़्यादा वैसे। पहाड़ी फिर मैंने कॉलेज में आके शुरू किया, जब सीखा, म्यूज़िक का ज्ञान लिया। फिर क्लासिकल थोड़ा बहुत, ज़्यादा नहीं। तो ऐसा रहा, जीवन अच्छा रहा। फिर कोई भी कंपटीशन होता था या कोई भी फंक्शन होता था, उसमें हर इस फंक्शन में पहली फर्स्ट प्रस्तुति हमारी, लास्ट भी हमारी। तो वो ज़्यादा अच्छा लगता था कि नहीं यार, हमें ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती थी। सारे इंस्ट्रूमेंट्स हमारे हाथ में होते थे। तो धीरे धीरे पता चला कि नहीं, म्यूज़िक में ज़्यादा अच्छा है। मतलब स्कूल टाइम से ही शुरुआत हो गई थी, जो वो बाल सभा की बात आपने कही। उसके बाद आप कॉलेज में गए और वहाँ पे आपने पढ़ाई म्यूजिक की है। बिल्कुल प्रिया तो अगर हम आपसे जानना चाहे कि जो आपने पढ़ाई म्यूजिक की है और स्टार्टिंग में स्कूल टाइम में आपने म्यूजिक रखा था, तो कितना फ़र्क पड़ता है एक म्यूजिशियन कहे, एक गायक कहे, उसकी लाइफ में म्यूजिक सीखने के बाद? बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। मैं कहूँ तो दिन रात भी कम है। ये समझो साल का अंतर चला जाता है। मतलब ऐसे कहते हैं ना कि दिन रात का फ़र्क है, तो मैं कहूँगा सालों का अंतर चला जाता है। प्रिया जी, पहले मुझे इंस्ट्रूमेंट्स का भी पता नहीं था। ऑक्टोपैड करके हमारे इंस्ट्रूमेंट है, और कीबोर्ड होता है। हमको हारमोनियम का पता था, हमको ये नहीं था पता कि इससे ऊपर भी कीबोर्ड होता है। ढोलक का सबको पता होता है, डफली का सबको पता था। तो फिर धीरे धीरे पता चलता है कि गिटार में इतनी तारें होती है, सितार होता है, कोई तानपुरा कोई चीज़ है। तो फिर पता चलता है कि नहीं, म्यूज़िक सच में ये है। ठीक है। स्टार्टिंग में जब हम सीखते थे, जब गुरुजी के पास सीखते थे, तो प्रिया जी मैं कहूँ तो 3-4 महीने साल लगवाया गया हमसे। तो फिर हम ना इरिटेट हो गए थे। मतलब वो नॉलेज नहीं था ना, हमको लगता था सा लगा के हमको तो गाना है, हम चाहते थे कि हम सॉन्ग ही गाए, मतलब। बट ऐसा नहीं होता था। गुरुजी का ऐसा था कि पहले बेसिक अपना क्लियर करो। तो मैं सबको ये कहता हूँ आज की डेट में, रियाज करो। रियाज में बहुत कुछ है। आप प्रैक्टिस करते हो तो बहुत कुछ मिलता है, क्योंकि आपको कल को, आज देखो आज की जनरेशन है, आज हम इवेंट्स करते हैं तो हर जगह पढ़ी लिखी पब्लिक है, सब इतना इंटेलिजेंट है, प्रशासन इतना इंटेलिजेंट है, उनको सब पता है कि कौन सा सुर कहाँ पे जा रहा है। तो इसलिए सीखना बहुत जरूरी है, बहुत फर्क पड़ता है। ही जो आपने कहा कि बेसिक सिखाते थे आपके जो टीचर थे, आपके जो गुरुजन थे, तो कह सकते हैं हम कि जब पिलर स्ट्रांग होता है तभी बिल्डिंग हमेशा टिकी रहती है उसके बिल्कुल होता है प्रिया जी। अगर कहीं 4 गुणी लोगों के बीच बैठे हैं
तो वहाँ पे दिक्कत आता है अगर आप सीखे नहीं हो तो। मेरा ये मानना है, मैं हिमाचल कलाकार सब बहुत अच्छा गाते हैं, हिमाचल में बहुत रिस्पेक्टफुल सिंगर्स हैं और जिनका मैं बहुत आदर करता हूँ, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो जो आ भी रहे जनरेशन में उनको कहना चाहूँगा कि ज़रूर प्रैक्टिस करें और अगर हमसे कोई कमी रहेगी तो आप लोग पूरी करें। जी, वैसे तो आपसे कोई कमी रह नहीं रही, पर अगर आप ये कह रहे हैं तो वो आपका बड़प्पन है। अगर जैसे आपने कहा कि गुरुजन का आपने बहुत यहाँ पे जिक्र किया, और गुरु का जो सानिध्य है हम सभी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। आप किसी भी फील्ड में हैं, अगर आपके साथ गुरु हैं तो आप कुछ भी ज़िंदगी में आसानी से कर सकते हैं। तो आपकी ज़िंदगी में ऐसे गुरु कौन रहे जिसने हमेशा ही आपको आपका हाथ थामे रखा और आपको ज़िंदगी में आगे लेते रहे? पहले गुरु तो माँ बाप ही होते वैसे, उसके बाद मेरे डॉक्टर गोपाल कृष्ण भारद्वाज जी रहे और डॉक्टर संगीता मोहन, डॉक्टर ज्ञान सांगटा जी। बाकी गुरु सभी रहे मेरे, मतलब ये मेरे वो गुरु रहे जिन्होंने मुझे स्कूल में कॉलेज में ट्रेन किया। तो बाकी गुरु सभी रहते हैं लाइफ में, जिनसे सीखने को कुछ मिलता है, मैं उन्हें गुरु ही मानता हूँ। तो ये मैं कहूँ तो डॉक्टर गोपाल कृष्ण भारद्वाज जी, वो संगीत के बहुत अच्छे, मैं कहूँ तो बहुत गुणी आदमी हैं। जब उनसे मिलना हुआ कॉलेज में तो उन्होंने बहुत सारी ऐसी चीज़ें बताई जिसमें कि मुझे लगा कि नहीं यार, म्यूज़िक कुछ अलग बात है। जी, तो बहुत अच्छी बात आपने कही। और गुरु को अपना इतना सानिध्य समझना, गुरु के जो कहा जाता है गुरु के उसी रास्ते पर चलना, तो बहुत ही अच्छी बात है और कहीं ना कहीं हमारी ज़िंदगी में वो हेल्प करता है। अगर जैसा आपने कहा कि आपके माता पिता जो है वो हम सभी के पहले गुरु जो होते हैं वो माता पिता ही रहते हैं, तो आपके घर पे जो आपके फादर साहब है थे और आपके माता जी, वो भी कभी गुनगुनाते थे? कभी आपने उनसे भी सीखा हो कि वो गुनगुनाते रहते हैं क्या कुछ? वो डैड लाइक डांस वांस थोड़ा शौकीन रखते थे, गाते तो नहीं थे मेरे फैमिली में ज़्यादा कोई। मेरे मुझसे बड़े वाले भाई है विनय, वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रखते हैं। आज की डेट में मेरे गुरु तो वही है। विनय भाई का ऐसा है कि वो मुझे बहुत डांटते हैं। अब मैं कोई गलती कर लूँ शो पे तो उनका सबसे पहले फ़ोन आ जाता है, यहाँ पे भाई तू यहाँ पे चला गया, यहाँ तेरा नोट चला गया, यहाँ पे ऐसा। तो अभी मेरे पास फिलहाल गुरु है, बाकी आप जैसे गुणी लोग बहुत है। जी, मतलब वो कहीं ना कहीं आपको बताते हैं कि उन्हें भी शौक है बहुत ज़्यादा। जैसा आपने बताया कि आपकी फैमिली में जो है वो मोस्ट ऑफ द पीपल एम्प्लॉयज़ है, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ है और ज़्यादातर पुलिस में है, जैसे आपके फादर साहब भी थे। तो आपको कभी फोर्स नहीं किया गया कि आप भी कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय ही बनिए, कोई सरकार के लिए अपनी सेवाएं दीजिए, कुछ इस तरह का? वैसे तो आप अपनी कला के जरिए सेवाएं दे ही रहे हैं, बहुत लोगों के मन को आप भा रहे हैं, उससे बड़ी कोई और सेवा नहीं, बट किस तरह का माहौल होता था? कभी कहते थे कि नहीं गवर्नमेंट जॉब में जाइए, ऐसा कुछ? प्रिया जी, मेरी ड्राइंग बहुत अच्छी थी तो उसकी ओर मुझे ज़रूर बोला था। उसके बाद मुझे कभी ऐसा नहीं कहा कि पुलिस में जाओ। मैं सच बताऊं, मेरी अभी इतनी उम्र हो चुकी है कि लाइक मतलब ठीक है, मैं उम्र तो क्या ही बताऊंगा, उसमें मैंने कभी कोई इंटरव्यू नहीं दिया आज तक गवर्नमेंट का, कोई फॉर्म नहीं भरा हुआ। वो इसीलिए कि फादर साहब कहते थे कि जो तुझे अच्छा लगता है वो करो, क्योंकि आपको कहीं ज़बरदस्ती थोपा जाएगा तो वो आपको कहीं ना कहीं तकलीफ देगा फ्यूचर में। अभी मुझे मज़ा आता है इस काम में क्योंकि मेरा इंटरेस्ट है, और मैं कहूँ तो जॉब में शायद 12 बजे 1 बजे तक नहीं कर पाना था। हम म्यूज़िक प्रिया जी जब बनाते हैं, जैसे हम गाना कोई तैयार करते हैं तो शायद 2-3 बजे तक सुबह तक हम तैयार करते हैं, फिर सोते हैं, और मतलब फिर उसमें इंटरेस्ट है, हमें नींद नहीं आती है, क्यों? हमको पता है कि नहीं इसके बाद अच्छा होगा, ये गाना हिट जाएगा तो बहुत कुछ मज़ा आने वाला है। तो घर वालों ने कभी ऐसा फोर्स किया नहीं, घर वालों सपोर्ट किया इस लाइन के लिए। अभी मैं लाइक महीने बाहर रहता हूँ तो कभी घर वाले नहीं बोलते घर आओ ये काम है होगा। मैं एक बार बोल दूंगा मेरे इंटरव्यूज़ है या मेरे शोज़ है तो ठीक है, वो बोलते हैं ओके फ्री हो गया। बिल्कुल, और ऐसा कहते भी है कि बच्चों की खुशी में माँ बाप की खुशी रहती है, और जिस तरह आपने कहा कि हमेशा ही सपोर्ट मिलता रहा है और अपने सपनों को जो आपने जिया है उसमें माँ बाप का साथ हो, अपने माता पिता का साथ हो, गुरुजन का साथ हो, तो और अच्छे से हम अपने सपने पूरे कर सकते हैं। बिल्कुल। ये बातचीत आपसे यूं ही चलती रहेगी। हम चाहते हैं कि हमारे दर्शक जो हमें देख रहे हैं उनको एक गाना जो आपका बहुत ही खूबसूरत है बेगमा, उसकी एक झलक दिखाए। बिल्कुल। ये मेरी बेगमा ठंडे पानी धुंदी गोरा गोरा मोहटू, 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 मेरी बेगमा देखूं सुरता तेरी लागी जांदा जिउटू,
बेगमा देखो सुरता तेरी लगे जाना झूठू नए नए तेरे आशिकात गाने हमें भरियो पुराने हमें भरियो पुराने आए शिमले तू शहरों पड़ दी बोल कसरे माने बोल कसरे माने मेरी बेगमा करे गोरो कामा पीठे पांदे किलिड़ू मेरी बेगमा करे गोरो कामा पीठे पांदे किलिड़ू मेरी बेगमा कांडे पानी है धोनी गोरा गोरा मुहटू मेरी बेगमा कांडे पानी है धोनी गोरा गोरा मुहटू धन धन मिलो अपने घर में मानू अपने भागे हो मानू अपने भागे देखे मेरे तू दिलड़ू जोड़े काते प्यारो रे धागे काते प्यारो रे धागे मेरी बेगमा तेरे प्यारो दा डूबू सारा सारा दिनड़ू बेगमा तेरे प्यारो दा डूबू सारा सारा दिनड़ू मेरी बेगमा कांडे पानी है धोनी गोरा गोरा मुहटू मेरी बेगमा कांडे पानी है धोनी गोरा गोरा मुहटू दर्शकों, आप देख रहे हैं नमस्ते हिमाचल और हमारे साथ है हनी नेगी। आपका ये जो गाना फिल्माया गया है बहुत ही खूबसूरती से फिल्माया गया है और आपने जो इसमें एक्टिंग की है वो बहुत ही मतलब कह सकते हैं सुभान अल्लाह। तो किस तरह से, जैसा आपने म्यूज़िक का कहा कि आपने सीखा, गुरुजनों का सानिध्य रहा, तो ये जो एक्टिंग है वो किस तरह से आई? क्या फीलिंग जो गाने में भाव आता है उसी तरह से निकल आती है एक्टिंग भी? एक्टिंग तो नहीं आती प्रिया जी। नहीं, जो होता है ना कि भाव एक निकल के आ रहा ये है। जैसे गाया है ना हमने तो कहीं ना कहीं वो खुद आ जाता है, क्योंकि जिस तरह से लाइंस को गाया होता है तो उसी तरह आपका जो वो बॉडी का वो चला जाता है, मतलब जेस्चर्स जिस तरह। ये गाना ऊपर से ये ज्यादा अच्छा इसीलिए नहीं बना पाए हम क्योंकि ये लॉकडाउन में किया गया है। नहीं, बहुत अच्छा बना है सर। फिर पता क्या दिक्कत, बहुत सारा दिक्कत हुआ प्रिया जी। जब हमने इसको शूट किया तो हमको ना 3-4 बंदे ऐसे रखने पड़ते थे कि कहीं से कोई हमें चेक ना करे कि ये शूट क्यों कर रहे हैं। उस टाइम लॉकडाउन था जब हमने किया तो हमको पूरी टीम रखनी पड़ती थी जी। हमको जाना भी होता था तो हम पैदल ही जाते थे, गाड़ी अलाउड नहीं होती थी ज्यादा। बहुत ही मतलब कह सकते हैं कि मुश्किल समय में आपने ये वाला मुश्किल, और इससे पहले वाला जो गाना है मीठी मीठी बातें, उसमें तो बहुत ज्यादा दिक्कत आई। इस गाने के दौरान तो थोड़ा सा मतलब खुल गया था, थोड़ा सा छूट थी, बट इसके बाद कोई दिक्कत नहीं है। बट इन 2 गानों में बहुत मुश्किल आता है हमें। जी। अगर आपके पहले गाने की बात करें कि सबसे पहले आपने स्टूडियो में कदम कब रखा, कौन सा वो पहला गाना था जो आपने जाकर स्टूडियो में गाया कि हाँ चलिए अब हनी नेगी जी तैयार हैं और एक गाना हम गा सकते हैं? वो मैंने 2013 में किया था प्रिया जी, और वो मेरा घर वैसे सांगला में है और वहाँ पे मेरे भाई का एक स्टूडियो है। वहाँ वाली जो फैमिली है मेरी, वहाँ मैं कम जाता हूँ, वो सारे म्यूज़िक लवर है, वो बहुत ज़्यादा है। वो मतलब वहाँ म्यूज़िक हो सकता है कि वहाँ पे पैदा उनके अंदर हुआ है, और वो बहुत सारे मतलब गाने लिखने के शौकीन है, गाने के उनके स्टूडियो था अपना। तो मेरा जब जाना हुआ, मैं 15-20 दिन रुका वहाँ पे, सांगला में मेरा घर है प्रॉपर। तो फिर वहाँ पे एक गाना गाया था मैंने पुराना, रोई और आतड़ी काटी नेरी, वो पहली बार किया था, वो पुराना गाना था। वो मुझे मेरे चाचू है एक, उन्होंने बोला था कि बेटा इसको गाओ, तो वो गाया था। उस टाइम ज़्यादा नॉलेज नहीं था माइक का और साइंस का पता नहीं था कि कितना ज़्यादा दूर रखना, बट फिर भी वो ठीक था, अच्छा था। जी, तो हमें भी सुनाइए आपका वो पहला गाना। वो गाना, उसकी 2 लाइन। ताखे पुनी और जोइना, ताखे पुनी हो, ताखे पुनी और जोइना,
मुखे रातड़े अनेरे हाय रे मुखे रातड़े अनेरे सोंगिया बेदनो ना जानी मेरी रोई अबे रातड़ी काटी नेरी सोंगिया बेदनो ना जानी मेरी ओ मेरा हुआ चैना रेणा मेरा हुआ चैना रेणा तखे दुनिया ब तेरे हाय बोलो तखे दुनिया ब तेरे सोंगिया बेदना ना जानी मेरी रोइयो रातड़ी काटी नेरी सोंगिया बेदना ना जानी मेरी रोइयो बे रातड़ी काटी नेरी सोंगिया बेदना ना जानी मेरी। बहुत खूबसूरत जो इसमें आप अपने सुर और ताल का इस्तेमाल करते हैं वो वाकई बहुत खूबसूरत लगते हैं। अगर हनी जी बात करें संघर्ष की, तो हर किसी फील्ड में संघर्ष है, स्ट्रगल जो है वो किसी भी फील्ड में करना होता है किसी भी व्यक्ति को। अगर आपने फील्ड में आगे जाना है तो संघर्ष रहता ही है। तो आपका म्यूजिक फील्ड में कैसा संघर्ष रहा, किस तरह का संघर्ष आपने देखा है? संघर्ष बहुत रहा है प्रिया जी। कुछ बातें ऐसी भी रही है जो बताने लायक भी नहीं रही, और कई बार ऐसा भी हुआ प्रिया जी, जब हम शोज़ में जाते थे तो हमको बस में जाना पड़ता था जी। और बस में जाके फिर खड़े धक्के खाओ, फिर पैदल। एक बार की बात बताऊं आपको, मैंने एक इवेंट किया था, वहाँ पे जाना हुआ और हमको ले जाते थे उस वक्त साथ में, तो हम लाइक वो इंस्ट्रूमेंट्स रहते हैं ना वो उठा के ले गए, और वो पैदल पता कितना रास्ता था, आधे घंटे का, उसको उठा के ले गए, फिर वहाँ लगाए, फिर प्रोग्राम किए। कई बार प्रोग्राम में ऐसी दिक्कत आ जाती थी कि शो ज़्यादा अच्छा चलता था तो फिर लोग बहुत डिमांड करते थे, आपको बहुत परेशान भी करते हैं। कई बार कुछ एक लोग होते हैं 2-4 जो आपको बोलते हैं नहीं और गाओ, ऐसा करो, फिर लड़ाइयाँ हो जाती थी, फिर वहाँ से बचना होता था। तो ऐसी ऐसी दिक्कतें रही। फिर बीच में ऐसा हो गया कि 17-18 के आते आते ठीक था, हो गया था, अच्छे अच्छे शोज करने लग गए थे, बट 18 में फादर साहब नहीं रहे, उसके बाद बड़ा दिक्कत रहा। लाइक संघर्ष कहूँ तो वो संघर्ष ही था, क्योंकि मैंने 1-1.5 साल छोड़ दिया था गाना। मैंने संगीत सुनना छोड़ दिया था, गाना तो बहुत दूर की बात। तो उसके बाद लगा कि नहीं यार कुछ भी नहीं करना है, ठीक है घर पे रहो। मेरे को ऐसा, मैं 1 साल घर पे ही था, मैं 1 साल लाइक मैं कहूँ प्रिया जी, मेरे रोड है आई थिंक 2 मिनट भी नहीं लगते हैं वहाँ तक जाने के। मैं हफ्ते में 1 बार जाता था, मैं घर पे ही था, लाइक बाहर अंदर कुछ भी नहीं, वहीं से सारा कुछ, कोई काम वाम कुछ नहीं करना। लाइक माइंड ऐसे हो गया कि नहीं यार कुछ भी नहीं रहा, लाइफ में बहुत सारी चीज़ें खत्म हो गई। बट फिर धीरे धीरे मेरे दोस्तों ने मुझे वहाँ से बाहर लाया। मोनीश नंदन जी है मेरे मित्र है, डॉनी चौहान जी है, एक मेरा फ्रेंड आशु है, राजीव नेगी जी है जो मेरे म्यूजिक डायरेक्टर है, उन्होंने बहुत ज़्यादा सहयोग दिया उस वक्त उन्होंने कहा कि नहीं ये नहीं है, तू कुछ और करना चाहता है, कोई बात नहीं, बहुत सारी चीज़ें होती है, तो मुश्किलात बहुत आती है, बट आपको वहाँ से हटना नहीं होता है। बहुत बार रिजेक्ट भी किया जाता है आपको जी। प्रिया जी मैं आपको छोटी सी बात बताऊँ, मैंने एक ऑडिशन दिया किसी शो का, मैं उसका नाम नहीं लूँगा, तो वहाँ पे मुझे रिजेक्ट किया गया जी। हालांकि मैंने अच्छा गाया था, मैं आज भी बोल रहा, मैंने ठीक गाया था, मतलब ऐसा नहीं था कि मैं सीखने के बाद वहाँ ऑडिशन दिया था, मैं कॉलेज से निकल गया था, वहाँ से रिजेक्ट हुआ, फिर भी मुझे बुरा नहीं लगा। मैंने कहा चलो ठीक है यार, गुरुजनों की अपनी वो है। उसके बाद फिर जब हम शोज करते थे या कोई बड़े इवेंट का शौक होता था तो 4 बजे गा के चल जाते थे, हमें 2 मिनट दिए जाते थे, आज हमें आधा घंटा 1 घंटा मिलता है। तो वो संघर्ष ही होता है, और धीरे धीरे आपको पता चलता है कि नहीं यार बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको आपको पार करके आगे लोगों के बीच जाना। और जैसा आपने कहा कि फेलियर्स जो है और रिजेक्शन जो है वो कहीं ना कहीं हमें बहुत कुछ सिखा जाती है, और हमें इसीलिए आज आपको 1 घंटा, आप कह रहे हैं आधा घंटा मिलता है, तो आपकी मेहनत ही है जो आपको यहाँ तक लेकर आई है। तो बहुत ज़्यादा संघर्ष तो हर किसी की लाइफ में रहता है। जैसा आपने कहा कि आपके जो फादर साहब थे वो आपको हमेशा ही इनकरेज करते थे, कहीं ना कहीं आपने उनके सपनों को भी आज वो भी चाहते थे कि कुछ अलग करना है आपने जी। जैसा आपने कहा कि बहुत सारे लोग आपसे जुड़े हैं, टीम वर्क की अगर हम बात करें तो किसी भी म्यूजिक में या म्यूजिक कहे या किसी भी फील्ड में जो है वो टीम वर्क का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसा हम काम करते हैं तो कुछ लोग कैमरा के सामने काम करते हैं और कुछ लोग कैमरा के पीछे काम करते हैं, और उन सभी का होना हमारे लिए ज़रूरी है। अगर वो है तभी अच्छे से वो काम पूरी तरह से हो सकता है, और म्यूजिक में भी ऐसा ही है। तो किस तरह का आपको क्या लगता है कि टीम वर्क का होना कितना ज़्यादा ज़रूरी है? बिना टीम के तो कुछ भी नहीं हूँ मैं मेरे पास जो टीम है, मेरा जो बैंड है, मेरा ग्रुप है, डांस ग्रुप, धरोहर डांस ग्रुप है मेरा, तो उनके बगैर भी मैं कुछ भी नहीं हूँ। मैं मतलब फिर तो जीरो ही हूँ, क्योंकि अकेला तो कुछ भी नहीं कर सकता, मेरे को पूरी टीम चाहिए होता है, साउंड से लेकर
बैंड से लेकर पूरा जो ग्रुप रहता है मेरा, वो मेरा बेस्ट टीम है, रखता हूँ हमेशा। अब मुझे कई बार शो के लिए जब बुक करते हैं तो मैं कहता हूँ भाई मेरी टीम के साथ मुझे बुलाओ, फिर कुछ मज़ा और है। कई बार होता है कहीं पे बजट का इशू रहता है, तो मैं आधी टीम ले जाके जाता हूँ, आधा बच जाता है, तो वो बजट का इशू आता है। तो टीम के बगैर इसीलिए पॉसिबल नहीं है क्योंकि उनको मेरा सारा सेटअप पता है, प्रिया जी, है ना, उनको सारी चीज़ पता है कि यहाँ के बाद कौन सा गाना आना है, इसके बाद हनी भाई क्या कर सकता है। तो बैंड को ये पता है कि अगला गाना कौन सा गाएगा, मैं इशारों से ही है सारा कुछ, उनको पता है कि मैं कहीं ना कहीं आपका पूरा बना हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल, मेरा जो डांस ग्रुप है उनको पता है कि नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, तो मैं उनको ऐसे इशारों में बोल दूंगा कि ऐसे घुमा दूंगा, तो उनको पता है कि अब फेरा ही लेना है, या मैं उनको बोलूंगा कि आगे जाना है तो आगे। वो चीज़ें टीम के बगैर तो जीरो है जी। सब मतलब पूरे हिमाचल के सिंगर्स के लिए टीम बहुत जरूरी है। बिल्कुल, किसी भी काम के लिए टीम का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। साथ मिलकर काम करने से काम आसान भी हो जाता है और खूबसूरत भी हो जाता है। बिल्कुल जी। तो अगर बात करें आपकी जो आपका एक गाना है बहुत ही खूबसूरत, रुक्मणी, तो हम चाहते हैं पहले दर्शकों को उस गाने को दिखाएं और उसके बाद उसकी कहानी सुने। बिल्कुल जी। रुक्मणी तेरे गवे लगा छेड़ा कंबलू देंदी है, 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 रुक्मणी तेरे गवे लगा छेड़ा कंबलू देंदी है। ਇੱਕ ਤੇਰਾ ਬੋਸੜਾ ਸਿੱਧਾ ਰਦਾ ਹਾਇਓ ਮੇਰੀ ਧੁਰੀਏ ਸਿੱਧਾ ਰਦਾ, ਦੂਜਾ ਖੰਡੜਾ ਪਾਣੀ ਪੋਂਦੇ ਨਾਲ ਰਾ ਹਾਇਓ ਮੇਰੀ ਧੁਰੀਏ ਪੋਂਦੇ ਨਾਲ ਰਾ, ਰੁਕਮਣੀਏ ਹੋਏ ਸੁੰਝ ਕੇ ਵੇਲਾ ਕੰਬਲੂ ਦੇਂਦੀ ਏ, ਰੁਕਮਣੀਏ ਹੋਏ ਸੁੰਝ ਕੇ ਵੇਲਾ ਕੰਬਲੂ ਦੇਂਦੀ ਏ, ਰੁਕਮਣੀਏ तेरे गवे लगा छेड़ा कंबलू देंदी है, रुक्मणी तेरे गवे लगा छेड़ा कंबलू देंदी है। इकड़ू थोड़ी थोड़ी लगा कंबदा हायो मेरी धुरिए लगा कंबदा, सुन दी बातों तांदो कंबलो मांगदा हायो मेरी धुरिए कंबलो मांगदा, रुक्मणी देव पोई सा देला कंबलू देंदी है, रुक्मणी देव पोई सा देला कंबलू देंदी है, रुक्मणी तेरे गवे लगा। तो हनी जी, बहुत ही खूबसूरती से फिल्माया गया है और बहुत ही खूबसूरती से गाया भी गया है। तो क्या कुछ कहानी है इसके पीछे, कोई ऐसे पल जो आपको याद आते हैं कि जब भी ये गाना सुनते हैं कि ऐसा समय था उस समय? ये गाना मेरा बहुत करीबी है और ये मनाली में शूट किया गया है। इसके बहुत सारे पल इसीलिए अच्छे हैं क्योंकि वो टूर बहुत अच्छा था, क्योंकि इसकी जो एक एक चीज़ हमने लोकेशन पे जब गए वहाँ पे लोग बहुत अच्छे मिले, और लोगों का प्यार ऐसा मिलता है ना प्रिया जी, हम किसी जगह पे जाते हैं कि हमको किसी चीज़ की ज़रूरत होती है तो एक नहीं 10 लोग खड़े हो जाते हैं, भाई हम करेंगे, मतलब आम गाँव के लोग कह सकते हैं कि आपकी कला का ही जादू है। हाँ यही समझो। और दूसरा ये मेरे मित्र है इंदर भाई, जिन्होंने इस लाइक मैं कहूँ तो इसको प्रमोट किया, या इनका चैनल है अपना जन्नत रिकॉर्ड्स पे ये लॉन्च हुआ है गाना। तो इनका मुझे ऐसे ही फ़ोन आ गया कि भाई मुझे कोई आपका एल्बम चाहिए, भाई क्या कर सकते हैं। मैंने कहा सोचता हूँ।
तो मेरी राइटर से बात हुई, बबलू बॉबी जी ने लिखा है। उन्होंने कहा कि हनी भाई आपके टेस्ट का लिखना थोड़ा सा, उनका जो हिमाचल के राइटर है प्रिया जी, उनका हमेशा से कहना रहता है थोड़े से दिन आगे चल जाए, उनको पता है कि टाइम लगेगा लिखने में, कि हनी भाई आपके लिए लिखने के लिए सोचना पड़ता है कि आप थोड़ा घुमाते हो गानों को, तो इसीलिए हमें थोड़ा कलेक्शन का सोचना पड़ता है। मैंने ठीक है आप ले लो 6-7 दिन। तो महीना हो गया, हमने इसको फिर वक्त लगा, इसके गाने हमने चूज़ किए। फिर राजीव नेगी जी मेरे हमेशा फेवरेट रहे, तो उन्होंने इसको कहा कि हनी अच्छे गाने ये सिलेक्टेड है और मेरी ओर से अच्छे है। हमने किया, फिर हम मनाली जाना हुआ, शूट किया, एक एक जगह इसका हमने मतलब एक एक चीज़ का ध्यान रखा है। बाकी कोशिश रहती है कि अच्छा करे, कमियां सबसे रह जाती है। तो ये टूर यादगार था क्योंकि उस टूर में बहुत ज़्यादा हमने मस्तियाँ की है, तो वो मेरे लिए बहुत अच्छे पल थे। जी, जैसा आपने कहा कि जहाँ पे भी आप जाते हैं लोगों का प्यार आपको मिलता है। और बहुत बार हम देखते हैं कि लाइव कॉन्सर्ट जब आप करते हैं, जब लोगों के बीच आप गाते हैं, तो हमेशा ही आपको तालियां मिलते हैं, लोगों की तालियां हमेशा ही सुनने को मिलती हैं। तो किस तरह का एक्सपीरियंस रहता है लाइव कॉन्सर्ट जब आप करते हैं? लाइव पहले तो टेंशन होती है कि शो कैसा होगा। बहुत सारी दिक्कत लाइव पे भी रहती भी है। कई बार हमको लगता है कि यार ऑडियंस क्या मांग रही है, तो वो हमें पढ़ना होता है ऑडियंस को कि क्या चाह रहा है इस वक्त। बट फर्स्ट तो आपके ही गाने उनको पसंद है, क्योंकि आपको बुलाया जाता है आपके गानों के थ्रू। पहले तो मैं अपने गाने परफॉर्म करता हूँ, उसके बाद लगता है कि नहीं यार अब कुछ और चाहिए, तो फिर होता है कि किस जगह पे आप परफॉर्म कर रहे हो, फिर वहाँ के गानों के हिसाब से। तो कई बार ऐसा भी माहौल रहा है प्रिया जी कि मैं किसी सिरमौर साइड जाना हुआ कि जब मैं सुबह शो से वापस आता हूँ तो लोग लाइक गले मिला के रोने भी लगे, ऐसा भी मैंने पल देखा है। और लोगों का ऐसा भी हुआ कि मेरे को 1-2 किलोमीटर तक लेने मतलब छोड़ने आते हैं। हाँ बिल्कुल, उसके बाद और एक शो में ऐसा हुआ कि 10 किलोमीटर पहले लेने आ गई 2-3 गाड़ियाँ। ऐसा भी होता है जब मैं उत्तराखंड कहीं जाता हूँ शोज में, तो वहाँ पे ऐसा भी हुआ है प्रिया जी कि जब मुझे उम्मीद नहीं थी कि ऐसा भी स्वागत होगा, तो मैं कह सकता हूँ कि कोई 100 लोग दोनों साइड 50-50, तो मतलब मैं मालाएं ज़्यादा हो गई, मेरी गर्दन कम हो गई, तो वो मैंने उतार के ऐसे दे दी। तो कई बार ऐसा भी हुआ है, तो लोगों का प्यार मिलता है, कई बहुत अच्छी ब्लेसिंग्स मिलती हैं। और कई बार ऐसा होता है, 1-2 बार मैं जजमेंट पे गया काफ़ी बड़े अच्छे लेवल पे, तो वहाँ पे मुझे लगा मैंने कहा मुझसे कोई कमियां नहीं रह गई हो, तो मुझे डर लगा जब सभी और एक बड़ा काम है जजमेंट। हाँ जजमेंट, और फाइनल में था मैं, और वो काफ़ी बड़ा कंपटीशन होता है हिमाचल का, उसमें मेरा जाना हुआ। तो जब उनके जो बच्चे थे उनके माँ बापों का मुझसे मिलना हुआ, मुझे लगा मैंने कहा कुछ कहेंगे, उन्हें बोला थैंक यू सो मच सर, लव यू सर, आपने बहुत अच्छा जजमेंट किया। मैंने कहा अच्छा, मुझे तो तब लगता है कि लोगों का यार ठीक है, प्यार करते हैं लोग, हमें अच्छा सम्मान देते हैं, तो एक्सेप्ट है वो चीज़, और लव यू सबके लिए। जी जी, जैसा आपने कहा कि हमेशा ही लोगों का प्यार आपको मिलता है, लोग दूर दूर तक आपको छोड़ने आते हैं, पहले ही आपके लिए तैयारियां कर लेते हैं, तो आपकी कितनी ज़्यादा जिम्मेदारी और बढ़ जाती है? हर गाने के बाद आप कितना सोचते हैं कि नेक्स्ट जो होगा वो अमेजिंग होना चाहिए? सोचने का तो मैं बताऊं प्रिया जी, कई बार इवेंट मैं कोई करता हूँ, वहाँ पे होते हैं 150 सिंगर्स या 100 सिंगर्स हो गए, जो बड़े इवेंट्स रहते हैं हमारे इंटरनेशनल, उसके बाद मैं होता हूँ, मतलब 150 के बाद आप लास्ट हो, तो जिम्मेदारी आप खुद सोचो, क्योंकि सारी फिर आपके ऊपर है कि भाई अभी तक 150 गा के गया, आप लास्ट हो, आप देख लो, वो बहुत बड़ी जिम्मेदारी हो सकती है। और गाने की बात कहूँ प्रिया जी, तो एक ऊपर देना पड़ता है गाना। अभी मैंने रुक्मणी दे दिया, या उसके एक्सपेक्टेशन बढ़ जाती है, हाँ संजना दे दिया, उसके बाद मीठी मीठी बात, ये सारे बिलियंस में गाने, उसके बाद अब क्या दूं, अब क्या चाहिए, अब लव सॉन्ग गा लिया, इसमें सारी चीज़ें गा, रुक्मणी थोड़ा सा लव सॉन्ग भले, बट हल्का सा ये शब्द जो है ये हमारे ट्रेडिशन को टच करता है, कि रुक्मणी जो है एक पुराना शब्द है, तो सारी चीज़ों का ध्यान रखना था। अभी मेरा जो आने वाला गाना है उसका ठेकेदार नहीं रखा है हमने नाम, अभी तक सोचा ऐसा, और एक और गाना आने वाला उसका नाम ठकरैनी रखा है। तो हम चाह रहे हैं कि कुछ ऐसे ऐसे शब्द आए जो लोगों को हर संस्कृति से भी जुड़े रहे, हर जनरेशन को पसंद आए। और दूसरी बात ये, मैं कभी नशे पे नहीं गाना गाया, और उससे मैं दूर रहता हूँ। मेरे पास था भी एक नशे पे गाना, वो मैंने रिजेक्ट किया, मैंने कहा नहीं यार इसको नहीं मैं गाऊंगा, मैं कुछ और गा लूंगा। तो हालांकि वो भी अच्छा जाना था गाना, बट अच्छा ही सब कुछ नहीं है, कई बार ऐसा लगता है कि नहीं यार कुछ अलग करो और नशे से दूर रहो तो अच्छा है, तो वैसे गाने गाने ही क्यों। तो ये कि जिम्मेदारियाँ बहुत बढ़ जाती है जब मैसेजेस आते हैं ना, आपको हजारों में जब मैसेज होते हैं, सर नेक्स्ट सॉन्ग, सर अब क्या आएगा, अब आपने रुक्मणी दे दिया, संजना दे दिया, बेगमा दे दिया, मीठी मीठी बातें दे दिया, लाड़ी कमलो हो, सर अब क्या दोगे। तो अब जिम्मेदारी बहुत ज्यादा है, बिल्कुल आपको चौपाल नहीं देखना है, ठेयोग नहीं, आपको पूरा हिमाचल फिर उत्तराखंड भी देखना है, कुछ ये चीज़ है। बिल्कुल, जब आपने कहा कि लोग प्यार करते हैं तो कहीं ना कहीं हमारी जिम्मेदारी जो है वो और ज़्यादा बढ़ जाती है, उनकी एक्सपेक्टेशन पे खरा उतरना वो हमारी जिम्मेदारी होती है। बिल्कुल। जैसा आपने पहले जिक्र किया था कि आप हिंदी गाने ही पहले गाया करते थे,
हाँ गाते थे जी। तो हम चाहते हैं हमारे लिए भी कोई हिंदी गाना आप आज गा लें। हाँ मुझे अच्छा लगता है ये, और मुझे बहुत पसंद है ये। मैं वो रंग हूँ जो चढ़ के कभी छूटे ना हो, मैं वो रंग हूँ जो चढ़ के कभी छूटे ना दामन से, तुम्हें प्यार से प्यार होने लगेगा, जरा रुख से पर्दा उठा कर तो देखो। और ये 2 लाइन मेरी ओर से। तुम्हें कोई और देखे तो जलता ये दिल, बड़े मुश्किलों से संभलता ये दिल, क्या क्या जतन करते हैं तुम्हें क्या पता है, ये दिल बेकरार कितना यहाँ नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना, हमें तुमसे प्यार कितना यहाँ नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना हो। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और खासतौर पर मुझे ये गाना बहुत ज्यादा पसंद है। विदाउट इंस्ट्रूमेंट्स थोड़ी सी दिक्कत रहती है, तो माफी चाहता हूँ, थोड़ा सा स्केल भी कोई प्रॉपर है। आपके जो सुर ताल है वो एकदम सही जगह बैठते हैं। जैसा आपके गाने से लगता है कि आप जो है रियाज में बहुत ज़्यादा समय देते होंगे, तो हम चाहते हैं कि कितना समय आप रियाज में देते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम आप बिजी भी रहते हैं, स्टूडियो में बिजी है, शूट में बिजी है। रियाज तो चला ही रहता है प्रिया जी। मैं कहूँ तो सुबह उठो तो मुझे पता है कि कुछ नया कुछ गाना है, कुछ नया कुछ तैयार करना है, तो करते रहते गाते रहते। ऐसे पार्टिकुलर मैं बैठता नहीं हूँ कभी ऐसा पूरा समय दे के। पहले था ऐसा वक्त जब मैं कॉलेज टाइम में था, फिर रियाज बहुत था, क्योंकि फिर मुझे पता है कल मुझसे ये पूछा जाएगा, कल मुझसे। अभी ठीक है, अभी गानों की प्रैक्टिस करते, अभी बहुत सारी जिम्मेदारियाँ ये भी रहती है कि भाई अब नेक्स्ट शो होगा, उसमें कुछ नया चाहिए लोगों को, तो वो सारी चीज़ें सीखनी पड़ती है। तो प्रैक्टिस तो चाहिए डेली की, फिर तभी आप कुछ कर पाओगे, क्योंकि आपका गला हर दिन कुछ ना कुछ नया सीखने की चाह में होता है। आप इंसान चाहता है कि आज कुछ मैं नया सीखूं, वो मुझे लगता है कि आपको नहीं छोड़नी चाहिए प्रैक्टिस। एक दिन भी बंद कर दो, उसके बाद लगता है यार ये तो ऐसा तो नहीं था। तो मैं कई बार मेरी ना जिद हो जाती है प्रिया जी, कोई गाना मैं पकड़ लेता हूँ, मुझे लगता है ये लग नहीं रही है ये चीज़, या मुझे कोई चीज़ लगानी और मुझे पता है ये नहीं लग रही है, तो मैं उसको 3-4 दिन 3-4 रट के ना गाड़ी में मैं ड्राइव करता हूँ, फिर उसको लगाऊंगा, फिर वो हो जाता है यार। जी, मतलब सीखते रहने की ये कला है। और हमेशा ही इस पे काम करेंगे तभी और ज्यादा आगे बिल्कुल ये चीज़ है। और कमियां सबसे रह जाती है, मुझसे भी गलतियां हो जाती है, उसके लिए माफ़ करें, और सबसे गलतियां हो जाती है, तो मैं इंसान ही हूँ। तो जी बिल्कुल। जैसा कि आपके पहले गाने की हमने बात की थी, आपके स्टूडियो की हमने बात की कि पहली बार आपने कदम कब रखा, तो जब आपको पहली पेमेंट मिली तो कैसी वो फीलिंग थी कि पहली पेमेंट आपके हाथ में आ रही है और ये आपके खुद के पैसे हैं? पेमेंट तो उसको चलो मुझे 200 रुपये मिले थे पहली पेमेंट। हाँ, पहले शो के 200 रुपये मिले थे, और उसके बाद मैंने 500 लिए थे, मुझे याद है। फिर 2000, फिर 4-5 ऐसे था कुछ टाइम रेट, फिर 10 पे बात आई, फिर ऐसे ऐसे बढ़ता गया। अब ठीक है जी, मतलब वो आपकी मेहनत जो आप कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं आपके पेमेंट में भी इंक्रीज होती जा रही है। हाँ, वो 200 रुपये बहुत थे उस वक्त लगा। उस समय स्टूडेंट था, स्कूल में था, तो वो मैं अपने गया था किसी के शो में, तो मैंने ऐसे ही जस्ट गाया था, मौका दिया था। अब हम मौके की तलाश में होते थे कि यार मुझे माइक चाहिए, और दूसरा शौक प्रिया जी रहता था कॉर्डलेस माइक का, कि ये चाहिए बिना तार वाला, और पता नहीं होता कि इसको कॉर्डलेस बोलते या इसका नाम ये है एक्चुअल में, और मैंने कहा ये चेंज इसमें थार नहीं है, ये वाला माइक, तो उस पे गाने का शौक रहता था। तो फिर जब गाया उसके बाद रहता था कि ये मेरी ओर से रख लो आप खर्चा वर्चा, वो चीज़ तो वो अच्छा था, मतलब सही है। आज अच्छा लगता है कि नहीं यार चलो वो वक्त नहीं भूलना चाहिए। तो अभी तो आपने सफ़र का इरादा किया है, आगे जाकर मंजिल बड़ी दूर है। हाँ, ऐसा कुछ है जी। अगर डर की बात करें तो कहीं ना कहीं जो है वो स्टेज पे जाने का फियर,
बहुत ज़्यादा डर रहता है। बहुत सारे सिंगर्स जो होते हैं, कॉन्फिडेंस कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि कभी आप फर्स्ट टाइम स्टेज पे जा रहे हो तो आपको लगता है कि यार कैसे इतने सारे लोगों को फेस करना, उनके दिमाग को पढ़ना कि वो किस तरह के गाने मांग रहे हैं, किस तरह क्या लोगों को पसंद आएंगे, क्या नहीं आएगी, ये सब कुछ दिमाग में चलता रहता था जब आप स्टेज शो के लिए जाते जब पहले प्रिया जी मैंने शोज किए तो उस वक्त मैं छोटा था तो माइंड नहीं करते थे लोग, बच्चा समझ के सुन लेते थे। तो अभी माइंड करते हैं, अभी ज़्यादा डर नहीं लगता है। अभी लाइक क्रेजी होते हैं लोग, बैक स्टेज इतने लोग आपसे मिलने आ जाते हैं कि आपका सारा डर खत्म हो जाता है। अभी मुझे लगता है कि कब मेरे हाथ में माइक दो, और मुझे ऐसा लगता है 30 मिनट नहीं, 40 होने चाहिए। अभी नहीं है, अभी ठीक है। हाँ, थोड़ा सा डर रहता है, वो इसलिए रहता है क्योंकि सामने जो बैठे होते हैं ना, वो फिर धुरंधर आदमी होते हैं, उनको सारा पता होता है कि कौन कितना पानी में है, क्या कौन सी हरकत हो रही है। गाना ही सब कुछ नहीं है स्टेज पे प्रिया जी। आपको अपनी एक्टिविटी, आपको चलना, आप कैसे चल रहे हो, कितना स्टेज आप कवर कर रहे हो, आप डांस ग्रुप है आपके साथ, उसको आप कैसे हैंडल कर रहे हो, आप सामने क्या बोल रहे हो। कई बार शब्द नहीं बोले जाते, कुछ उल्टा पुल्टा हो गया, वो भी ध्यान रखना होता है। सामने कोई वीआईपीज बैठे होते हैं तो उनके लिए क्या आप बोलना चाह रहे हो या उनके लिए क्या गा रहे हो, अब वो मैटर करता है जी। ये चीज़। जब भी आपके बारे में सर्च करते हैं या आपके बारे में सुनते हैं, देखते हैं, तो एक स्क्रीन पे एक घर जो है वो निकल आता है, तो वो आपका एक खूबसूरत सा जो घर है उसके पीछे की क्या कहानी है? डैड का सपना था हमेशा से कि घर बहुत अच्छा बनाना है जी। अच्छा तो चलो इतना नहीं बना पाया, बट फिर भी अच्छा है, नो डाउट, ठीक है, मेरे लिए अच्छा है, घर अच्छा ही होता है। तो उसके पीछे राज ये प्रिया जी, बहुत पहले डैड ने शुरू कर दिया था बनाना, तो बहुत पहले से। अब गवर्नमेंट जॉब है तो धीरे धीरे ही बनती है चीज़, और एकदम नहीं बना सकते क्योंकि बिजनेस कोई ऐसा था नहीं पार्टिकुलर। तो डैड ने बहुत पहले शुरू किया। 18 में जब डैड नहीं रहे, उसके बाद मैंने जब देखा एक फ्लोर तैयार था मेरा, 3 फ्लोर का मेरा घर है, तो बीच वाला जो फ्लोर है उसमें 2-3 रूम्स तैयार थे। और फिर मुझे लगा अब कैसे शुरू करना है, हम सारी फैमिली परेशान हो गई कि यार डैड तो नहीं है, वो हैंडल कर लेते थे सारी चीज़ें। फिर लाइक धीरे धीरे किया। मेरा एक फ्रेंड मिला मुझे, फैन मिला, पहले फैन ही था, उसका मैसेज आया सर बिग फैन, और मैंने ऐसे ही डेली में अपडेट डालता था घर की, ऐसी स्टोरी कि भाई ये बना रहा हूँ, ये कर रहा हूँ। उसका फ़ोन आया कि मैं आपका काम करूँ। तो एक मेरे लोकल वहाँ पे मिस्त्री हैं, रामानंद जी, और विजय है एक मेरा, वो आया और उसने बोला भाई मैं कर सकता हूँ। मुझे पहले विश्वास नहीं आया, मैंने कहा यार ये छोटा है मेरे से, ये क्या काम करेगा। जब उसने शुरू किया प्रिया जी काम, तो उसमें लग गया 1.5 साल मुझे। 1.5 साल लगा, तो उसको तैयार करते करते खुद मैं बहुत खत्म हो गया। और पर वो बहुत ही खूबसूरती से बनाया गया है, और आई थिंक 22 कमरे जो 22-23 कमरे हैं उसमें। और मेरा ऐसा था प्रिया जी कि मैं चाहता था बनाने को, उसको हम बिल्डिंग वाला लुक भी देते या होटल वाला लुक भी देते, बट मेरा ये था कि भाई हिमाचली टच चाहिए। वो हिमाचल कैसे घर, वो लकड़ी ऐसे विंडोज बहुत सारी, वो मुझे पसंद था, वो वही चाहिए था मुझे। क्योंकि वैसे तो हम बाहर भी रहते हैं ना, होटल्स में हम बाहर भी रहते हैं, वो लुक हम बाहर ले लेते हैं, घर लगना चाहिए। हाँ, उसमें अंदर चूल्हा, मैं आपको बताऊं प्रिया जी, उसमें लोहे वाला चूल्हा था, वो मैंने निकाल दिया। अब मेरा वो मिट्टी वाला है, वो मैंने स्पेशली बनवाया, कोई स्पेशलिस्ट लाया, उसको बोला मुझे मिट्टी वाला चाहिए। हालांकि लोहे के 2 चूल्हे मेरे ऐसे ही पड़े हैं, वो धुआं, मैंने कहा धुआं मैं सहन कर लूंगा, बट मुझे ये चूल्हा वही फील चाहिए। तो वो सुबह मिट्टी लगाओ, वो कुछ मजा, और उसकी खुशबू। पहाड़ी टच की आपने बात की, तो आपकी लुक को देख के लग रहा है जो ये आपकी टोपी है, ये हमेशा ही कह सकते हैं कि आपके सर का ताज है, और हमेशा ही ताज आप लेकर चलते हैं। तो इसके पीछे की क्या कहानी है? इसके पीछे की कहानी, पहले तो शौकिया किसी ने नवाजा मुझे इस टोपी से, मुझे बड़ी अच्छी लगी यार। मैंने कहा अच्छा लुक आ रहा है, मैंने फोटोज क्लिक किए, मेरे कैमरामैन रहते हैं मस्ताना, SG के मस्ताना, उन्होंने क्लिक किया, उन्होंने बोला भैया अच्छे लगते वो लुक में आप। मैंने ऐसे ही ठीक है, अच्छे लगते तो अच्छे ही सही। और मैंने जब इसको पहनना शुरू किया, एल्बम में पहनना शुरू किया, जब हमने गाना किया मीठी मीठी बातें, मैंने कहा टोपी पहन के करते हैं, मैंने कहा थोड़ा सा और अच्छा लगेगा, किया तो ये टैग लग गया। अब तो अब क्या हुआ, बाद में ये टोपी पंगा भी हो गया प्रिया जी। पंगा ये खड़ा हो गया कि आपको टोपी स्पेशल चाहिए, यूनिक चाहिए, आपकी टोपी इतनी अलग चाहिए कि आपकी मैच नहीं होनी चाहिए, गेटअप से मैच चाहिए, ब्लैक है तो ब्लैक, महरून है तो महरून चाहिए। तो वे फिर अब मेरे लिए ऐसा पंगा हो गया, मुझे कुल्लू से ऑर्डर करवानी पड़ती है, और स्पेशल वो मेरे लिए बनती है एक टोपी, फिर वहाँ मुझे फोन करना पड़ता है, फिर वहाँ से कुरियर होके आती है, फिर पिक करनी पड़ती है। कई बार ऐसा भी हुआ प्रिया जी, जब मुझे वो सेम
कलर का कपड़ा नहीं मिला वो स्टफ, फिर मुझे शिमला से भेजना पड़ता है, कई बार मुझे अंबाला से करवाना पड़ता है। पर टोपी चाहिए। हाँ टोपी चाहिए क्योंकि लोगों को तो क्या लगता है भाई टोपी का, और मेरी गाड़ी कभी चेक करो तो उसमें 3-4 पीछे लगी होती टोपी एट टाइम। मतलब आपका कह सकते हैं कि सर का ताज टोपी है, और आपने जो है टोपी आप कितनी मुशक्कत करते हैं, कभी कहाँ से मंगवा रहे, कभी कहाँ से मंगवा रहे, पर इजीली आ जाती है। मतलब मेरे जो डिजाइनर है सुरेंद्र भाई, वो अब भेज देते हैं। उनको मैं एक फ़ोन करूँगा, हाँ कलर बताओ, मैंने कहा ये वाला है, ओके आ जाएगी, 2 दिन में आ जाती है। अब घर पे कोई 40 हो गई है जी। अब कहाँ डालूं? जी। तो हनी जी आपसे बातचीत तो चलती रहेगी, बहुत सारी बातें आपसे और जाननी है, पर हम चाहते हैं हमारे जो दर्शक है आपके गानों को भी याद करते रहे बीच बीच में। तो आपका एक गाना है मेरी सरला, हम चाहते हैं कि हमारे दर्शकों को वो सुनाते हैं। कोठी बुवार दी लागी मेरी सरला, कोठी बुवार दी लागी, कोठी बुवार दी लागी मेरी सरला, कोठी बुवार दी लागी। खानदान रित शोरी, खानदान रित शोरी, कोठी बुवार दी लागी मेरी सरला, कोठी बुवार दी लागी। दर्शकों आप देख रहे हैं नमस्ते हिमाचल, और हमारे साथ नमस्ते हिमाचल कार्यक्रम में है हनी नेगी, और उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे होंगे। तो ये जो आपका गाना है, इसके बोल जो हैं वो आप कहते हैं कि आपके जो राइटर है वो कोई और है, पर इतनी खूबसूरती से ये लिखा गया है। जब आप गाने का चयन करते हैं, बहुत सारे गाने आपके पास जब आते हैं, तो क्या माइंड में होता है कि किस तरह से गाने का चयन होना चाहिए कि हाँ ये परफेक्ट बैठेगा, ये लोगों को भी पसंद आएगा, और मुझे ये कैसे गाना है, कैसे कैसे सोचते हैं? ये प्रिया जी कुल्लवी गाना है, और ये पुराना था ये गाना, और मुझे अच्छा लगा, और राजीव नेगी जी की सिलेक्शन है ये। उन्होंने कहा कि हनी यार हमने सब गा लिया, कुल्लू के लिए पार्टिकुलर एक कोई सॉन्ग नहीं किया, मैंने करते। तो ये डाबेराम कुल्लवी जी का गाना है, बहुत अच्छे कलाकार है, और उनसे मेरी बात, और मेरा एक मेरी ऐसी बात भी है कि मैं कोई भी गाना ऐसे नहीं उठा के गा लेता हूँ कि कोई पसंद आया गा लिया। कॉपीराइट का बहुत ज़्यादा इशू है। दूसरा चलो कॉपीराइट का भी इशू नहीं है, बट मैं विद रिस्पेक्ट करता हूँ हर चीज़। मैं फ़ोन करूँगा प्रॉपर, भाई मैं बोलूँगा कि मुझे ये गाना गाना है, और ये बहुत पुराना है, अब मैं इसको थोड़ा सा अपने स्टाइल में गा लेता हूँ। ये कुछ और था, ये थोड़ा हमने चेंज ही कर दिया इसको, और ये कुछ चल भी रहा है, फ्यूजन जो करते हैं। हाँ, इसको हमने जब किया तो ये पूरा ठियोग में ही शूट किया हमने। लोगों को लगता है कि वहाँ जाओ शूट, हमने ठियोग में ही वहीं पे मैं एक दिन में शूट किया सारा, और ये लॉन्च किया। ये अच्छा भी मिलियन हो गया। तो इसका ये है कि ये कुल्लवी है प्योर। इसमें बहुत सारे शब्द ऐसे, कोठी बुआर दी लागी, कोठी का मतलब आप कोठी, उसमें झाड़ू मार, बुआर दी झाड़ू मारने लगी है, लोभी रे प्यारा नारंगी, लोग ऐसे, मतलब प्योर कुल्लवी है। तो हमको करना था वहाँ के लिए गाना, तो डाबेराम कुल्लवी जी का बहुत बहुत शुक्रिया, पूरी टीम का, राजीव नेगी जी का, अच्छा बना है ये गाना।
और मुझे लगता है कि अच्छा ही है। जी नहीं, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। अगर हिमाचल की हमने बात की, हिमाचल के बारे में जितनी बात की जाए उतनी कम है। हमारी संस्कृति ही इस तरह की है, हमारी बहुत ज़्यादा रिच संस्कृति हम कह सकते हैं। अगर बॉलीवुड की बात करें कि बॉलीवुड, आपने सोचा कभी कि बॉलीवुड जाके भी वहाँ पे भी ट्राई करें, या वहाँ का कोई सिंगर जो आपको बहुत ज़्यादा पसंद हो? पसंद तो सारे ही है वहाँ पे सब महान विभूतियाँ हैं। अब उनका मतलब मैं कहूँ तो बहुत ज़्यादा ऊंचे दर्जे हैं उनके। मेरे सोनू निगम साहब बहुत फेवरेट है, हरिहरन साहब जी है, अरिजीत सिंह जी है, ये महान कलाकार है। अब किशोर दा वगैरह वो तो हमारे इससे बाहर है पहुँच से, वो तो भगवान ही है। तो ये सारे सिंगर्स हैं। मैंने कभी सोचा, बहुत बार सोचा ऐसा, फिर लगता था यार बंद गया हूँ हिमाचल में, बहुत सारी जिम्मेदारियाँ हिमाचल की भी है। हिमाचल की ऐसा, चलो हमें यहाँ पे लोगों को अब मैरिज होते, फंक्शन होते हैं, लोग आते, डीजे वालों के कॉल आते डायरेक्ट कई बार, भाई नया गाना दो, क्या कर रहे हो। फिर लगता है यार लोग वेट कर रहे हैं, लोग यहाँ पे आते हैं, हनी का गाना लगाओ। मैंने कहा ठीक है यार। अब थोड़ा सा ऐसा लगता है कि नहीं, लोग हमारे गानों को एंजॉय करें तो कुछ हमारा भी फर्ज है, हम उनको ऐसे क्योंकि म्यूजिक एक ऐसी चीज़ है जो आपके माइंड को सेट रखती है। जो मैं कहूँ तो आधी बीमारियाँ जो होती है ना इंसान को ऐसे ही खत्म कर दीजिए। संगीत एक ऐसी चीज़ है। आप मॉर्निंग में उठो, ये मैं सबको कहता हूँ, मॉर्निंग में उठो, आप तानपुरा लगा दो, 6-5 बजे भी शुरू कर दो लगाना ना, आप एक धीमी सी साउंड में रखो उसको, तो आपको पूरा दिन ऐसा लगेगा आपको, वाह यार ये क्या फील अच्छा हो गया। तो वो होता है, ये सच्चाई है। और संगीत का भी वक्त होता है प्रिया जी, संगीत वक्त के हिसाब से गाया जाता है, कौन से टाइम पे कौन सा संगीत गाना है, कौन सा राग कब गाया जाएगा। इसीलिए संगीत को महान माना गया है, क्योंकि हमने तो सिर्फ एक जग भी तो बहुत बड़ी बात है, मैंने 1-2 चम्मच ही उठाए हैं समुद्र से संगीत के, बाकी ज़्यादा नहीं आता। बिल्कुल। कोशिश करते हैं। और जैसा आपने कहा कि ये बात हम बिल्कुल सही इसमें समझेंगे कि संगीत को छू नहीं सकते, लेकिन संगीत हमें छू सकता है। बिल्कुल जी। आपका एक बहुत ही खूबसूरत सॉन्ग एक और है जो हमें खासतौर पर बहुत ज़्यादा पसंद है, मीठी मीठी बातों रा, तो हम चाहते हैं वो आप हमारे लिए गुनगुनाएं। अच्छा, मैं ही गुनगुनाता हूं, बिल्कुल। इसकी स्टोरी बड़ी ऐसी है कि ये लॉकडाउन में बना था और पंकज ठाकुर जी ने लिखा है, शुक्रिया उनका। और ये मैं प्रिया जी बताना चाहूँ, 30 मिनट में लिखा गया ये गाना, सबसे तेज लिखा गया है, और सबसे तेज और इतने अच्छे बोल। ओ बालड़ी दा तुड़का लांदी जे बाले माँ अपने गोरे हाथों रा, हो मेरी ठेकेदारनी है अपने गोरे गोरे हाथों रा, पता भी नहीं लगा कि ना बीता दिनड़ू ता साथे मीठी मीठी बातों दा, हो मेरी ठेकेदारनी है ता साथे मीठी मीठी बातों दा, अच्छा नहीं हुंदा बोला ज़्यादा गे रुशना, देखे ता कोई ना मनाओ लो, ओ मेरी रोना आखी दा मोरने ताईरा ता बोलो देखने रा चालो, हो मेरी ठेकेदारनी है ता बोला देखने रा चालो। बहुत सुंदर। जैसे हमने बॉलीवुड की पहले बात की, तो आपने कहा कि आपके सिंगर बहुत ज़्यादा फेवरेट, बहुत सारे सिंगर्स हैं, सोनू निगम जी की आपने बात की, लेजेंड है नो डाउट। तो ऐसा कोई गाना जो आपको बहुत ज़्यादा पसंद हो और आप गुनगुनाते रहते हैं? बॉलीवुड का ही कोई भी, हाँ ऐसे बहुत से हैं और सभी अच्छे तो लगते हैं। एक गाना हो जाए फिर। बिल्कुल। एक गज़ल है, उसके 2 लाइन। काश ऐसा कोई मंजर होता, काश ऐसा काश ऐसा कोई मंजर होता, मेरे कांधे पे मेरे कांधे पे तेरा सर होता, काश ऐसा कोई मंजर होता, काश ऐसा काश ऐसा काश ऐसा कोई मंजर होता। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। जैसे हम बात कर रहे थे हिमाचल की संस्कृति के बारे में, तो हिमाचल की, जैसे आप भी बहुत ज़्यादा टच में, जो आपने है ताज लगाया है अपने सर पे हिमाचल का, तो संस्कृति की अगर हम बात करें तो आपके गाने के ज़रिए आप संस्कृति को कैसे आगे लेकर जा रहे हैं, हिमाचल की खासतौर पर हम बात करें तो?
कोशिश कर रहे कि हिमाचल का गाना थोड़ा सा बाहर भी सुने लोग। कोशिश करते हैं हमेशा उसमें कुछ बीट का ऐसी बीट आए जो बाहर भी सुनी जाए और बाहर भी उसको उस पर डांस किया जाए। तो अब मेरा ऐसा प्लान है कि आने वाले गाने में थोड़ा सा हिंदी सा टच डालना पड़ेगा। हिमाचल को जिंदा रखना है, हिमाचल का हर चीज़ आएगा, बट लैंग्वेज का यहाँ पे प्रॉब्लम है। आपको पता है यहाँ पे हर 5 किलोमीटर बाद चेंज हो जाता है सारा सिस्टम। तो हमको पार्टिकुलर ऐसा रखना पड़ता है प्रिया जी, जिसमें कि आपको ये लगे कि उत्तराखंड भी गाना सुना जाए और गुजरात, राजस्थान, मुंबई में ऐसा कुछ हमको करना है लाइफ में। और थोड़े से ऐसे लिरिक्स रखने हैं कि जो बाहर भी समझ आए। अब प्योर हम हिमाचली रखेंगे तो वो नहीं बाहर सुना जाएगा, क्योंकि उनकी समझ में नहीं आएगा। गाना तभी आपका सुना जाता है जब आप उसको एकदम से बोला जाए। बिल्कुल। आजकल जो हिट गाना होता है वो सीधा सीधा गाना इसलिए हिट होता है क्योंकि बच्चे बूढ़े सबकी जुबान पे यूं चढ़ जाता है। जो गाना और आपके गाने होते भी ऐसे हैं कि एक बार सुनते हैं तो आप किसी जो भी उसे सुने तो उनकी जुबान पे चढ़ जाता है। कोशिश करते कुछ ऐसा हो और फ्यूचर में उम्मीद है हमें कि कुछ ऐसा बड़ा करेंगे जो गाना बाहर सुना जाए। बिल्कुल। बहुत सारी बातें आपसे और करनी बाकी है, पर समय का थोड़ा सा अभाव है। आप कार्यक्रम में आए इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया दूरदर्शन का, और बहुत अच्छी टीम यहाँ की और बहुत अच्छा आप बोलते हो, और यहाँ की टीम इतनी अच्छी है कि बहुत अच्छा कोऑपरेट करती है। थैंक यू सो मच। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दर्शकों, आज के कार्यक्रम में इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। पता भी नहीं लगा कि ना बिता दी नीड़ू, ता साथे मीठी मीठी बातों दा